हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक मेथड्स की, जिनमें हम स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम लगभग दो वीडियोस आपको रिसर्च मेथड्स में हम आपको दे चुके हैं। साइंटिफिक मेथड में जो स्टेप्स होते हैं, इनके जो चरण होते हैं, इनको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि लगभग पेपर वन में तो ये प्रश्न अक्सर बन ही जाता है। पेपर टू में भी पूछ लिया जाता है कि जो रिसर्च है उसके कितने स्टेप होते हैं, क्योंकि अब आप जैसे कि अगर डिसर्टेशन करते हैं तो उसमें आप 5 की जगह 6 स्टेप भी कर देते हैं, बट नॉर्मली जो इसमें स्टेप होते हैं वो 5 स्टेप माने जाते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो समस्या की पहचान करना होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जब भी कोई आपके सामने रिसर्च करनी होती है तो सबसे पहले उसके जो स्टेप होते हैं, किन किन स्टेप में ये पूरी होती है, ये इसके टोटल 5 स्टेप होते हैं। जिसमें पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सबसे पहले अपनी जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम पे हमें काम करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले किसी भी वैज्ञानिक विधि में समस्या की निश्चित पहचान की जाती है। समस्या की पहचान कर उसे स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया जाता है। ऐसा करने के लिए शोधकर्ता समस्या से संबंधित ज्ञान और सूचनाओं का आलोचनात्मक समीक्षा करता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रॉब्लम हमारे सामने जो आती है, ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल सकें साइंटिफिक तरीके से, ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्रॉब्लम जो होती क्या है, या फिर कह सकते हो कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, शोध समस्या क्या है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में देंगे आपको, जिसमें हम बताएंगे कि जो शोध समस्या है उसका चयन किस तरीके से करना चाहिए और कहाँ कहाँ से हम शोध समस्याओं का चयन कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई डिसर्टेशन करता है, चाहे वो एमएड लेवल का हो, एमफिल लेवल का हो, या फिर थीसिस करना हो किसी भी पीएचडी या शोध कार्य के लिए, तब ऐसी स्थिति में अगर आपसे कहा जाता है, जब भी आपका जो गाइड होता है वो आपसे कहता है कि समस्या को ढूंढ के लाओ, तो समस्या को जब आप ढूंढने जाते हैं तो आपको जो है ऐसी स्थिति में समस्या समझ में ही नहीं आती कि समस्या किस समस्या पे काम कर लिया जाए। लेकिन अगर बात की जाए तो समस्याओं से घिरा हुआ व्यक्ति होने के बावजूद भी ऐसी कोई समस्या सामने नहीं ला पाता जिस पर काम किया जा सके। तो ऐसी स्थिति को भी एक वर्ड दिया गया है, प्रॉब्लम ब्लाइंड। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न कभी बना नहीं है, लेकिन याद रखना है नॉलेज के लिए। इसके बाद जो दूसरा स्टेप बनता है उसे कहते हैं परिकल्पना का निर्माण। जब हमारी समस्या निश्चित हो जाती है, हमने निश्चित कर लिया कि किस समस्या पर मैं काम करना है, उसको हमें आइडेंटिफाई कर लिया, और साथ ही साथ जो भी हमें एनालिसिस करना था, जो भी इंफॉर्मेशन के आधार पे जो भी हम समीक्षा कर सकते थे वो कर ली। अब इसके बाद आती है कि हम उस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। वैज्ञानिक विधि में समस्या की पहचान के बाद एक परिकल्पना तैयार की जाती है। समस्या के संभावित समाधान को वैज्ञानिक भाषा में परिकल्पना कहा जाता है। अब अगर कोई समस्या हमारे सामने आई, उस समस्या का वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसका जो संभावित समाधान हम खोजते हैं, उसे हम जो है परिकल्पना कहते हैं। ये परिकल्पना के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें वहाँ पर देखेंगे। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च की, या फिर स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च की। तो ये हमारा दूसरा चरण होता है समस्या किसी भी साइंटिफिक रिसर्च का। पहला स्टेप, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। दूसरा, हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम होती है, ये जो परिकल्पना होती है, ये भी अपना एक संभावित समाधान होता है। ये नहीं है कि ये हमारा सॉल्यूशन निकल के ही आ गया। एक संभावित समाधान ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये संभव ही हो। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है निगमनात्मक चिंतन द्वारा परिकल्पना से एक आशय तक पहुंचना। अराइविंग एट इम्प्लीकेशन ऑफ हाइपोथेसिस थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं और परिकल्पना से जो हमने बनाई है उसके आधार पर एक आशय पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से? इस चरण में जो निगमनात्मक चिंतन का के द्वारा प्रस्तावित परिकल्पना से कुछ निश्चित आशय पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। यहाँ यह तय किया जाता है कि यदि परिकल्पना सत्य हुई तो किन तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा और किन तथ्यों का परीक्षण नहीं किया जाएगा। इन बातों को हम जो है तीसरे स्टेप में चेक करते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं चौथे स्टेप की, तो आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण करते हैं। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ
एविडेंस, जो भी हमारे पास आंकड़े हैं, या एविडेंस की जगह हम उसको डेटा भी कह सकते हैं, जो भी हमारे पास आंकड़े हैं उनका जो है विभिन्न विधियों के माध्यम से, डेटा कलेक्शन जो टेक्निक्स होती हैं उनके माध्यम से हम जो है उनका संग्रहण करते हैं, और डेटा कलेक्शन के बाद उसका जो है एनालिसिस किया जाता है। उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीक़ों से, उन मेथड्स से हम उनका एनालिसिस करते हैं, जो भी हमने परिकल्पना, प्रस्तावित परिकल्पना जो बनाई है उसका। क्योंकि परिकल्पना के बाद अगर बात करते हैं, वहाँ पर हम जो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, परिकल्पना देखते हैं, और परिकल्पना के डेटा कलेक्शन करने के बाद हम जो है निश्चित तरीके से साइंटिफिक उसका एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, डेटा एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, जो भी हमारे पास तकनीक होती हैं उन तकनीक का प्रयोग करते हुए कि जो समस्या है उसमें किन किन तकनीक का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब पांचवा जो स्टेप बनता है वो है परिकल्पना की जांच। जो भी हाइपोथेसिस की है, जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाई है उसका वेरिफिकेशन करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर परिकल्पना की जांच की जाती है। यदि परिकल्पना जांच में सत्य पाई जाती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है, और यदि असत्य पाई जाती है या फिर कोई कमी पाई जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसमें सुधार किया जाता है। ये जो है हमारे साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप होते हैं, इस तरीके से रिसर्च आगे बढ़ती है और लगातार हम इसको काम करते चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसी में ही वैज्ञानिक शोध की कुछ विशेषताओं की, कि अगर वैज्ञानिक जो शोध है, जो साइंटिफिक रिसर्च है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। लगभग 4 से 5 विशेषताओं के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक शोध में किसी समस्या के समाधान का एक वस्तुनिष्ठ और क्रमबद्ध प्रयास किया जाता है, क्योंकि जो साइंटिफिक रिसर्च है वो जो है साइंस द्वारा प्रूव होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि उसमें जो भी मूल्यांकन करने का तरीका हमने कल डिस्कस किया था संडे वार्तालाप में, एक क्वेश्चन भी मैंने आपसे उस समय किया था कि अगर आप किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं तो मूल्यांकन करने के दौरान किन किन जो हम प्रश्न रखते हैं उनमें कौन सा प्रश्न सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, सब्जेक्टिव टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप। तो वहाँ पर हमारा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप सही होता है, क्योंकि हमें पता होता है, जैसे ही मान लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न है कोई, उसका आंसर एक ही होगा, 3 गलत होंगे, 3 उसमें डिस्ट्रक्टर होते हैं। तो ये जो डिस्ट्रक्टर है वो प्रूव कर देते हैं कि उसका आंसर एक ही है। कोई भी इस संसार का कोई भी व्यक्ति आ जाए, उसका आंसर अगर वो सही करता है तो सही आंसर मिल जाएगा उसको, उसका नंबर मिल जाएगा, अन्यथा की स्थिति में उसे क्रॉस कर दिया जाएगा। सब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होते हैं ये डिपेंड करता है कॉपी चेक करने वाले के ऊपर कि उसे कितना मार्क्स उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए, तो वो उतना ही मार्क्स उसे देता है। और यहाँ पर जब भी किसी शोध समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक शोध में उसका जो है वस्तुनिष्ठ और क्रमबद्ध प्रयास करने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। जो भी इसका पैटर्न होता है वो सिस्टमैटिक होता है। एक स्टेप को पूरा करने के बाद ही वह दूसरे स्टेप पर पहुँचता है, दूसरे के बाद तीसरे स्टेप पर पहुँचना प्रारंभ करता है। इसके बाद हम बात करते हैं शोध में घटनाओं का प्रेक्षण तथा परिशुद्ध वर्णन किया जाता है। जो भी हम शोध करते हैं वहाँ पर जो भी घटनाएं हैं उनका जो एक्यूरेसी जो भी उसका हम वर्णन करेंगे वो एक्यूरेट टाइप में करेंगे। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च होती है। उसमें जो भी घटनाएं हैं उनका जो प्रेक्षण किया जाएगा, उनका जो है एक व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। शोधकर्ता विश्वसनीय और वैध परीक्षणों का प्रयोग करके आंकड़ों का संग्रह करता है। आंकड़ों को संग्रह करने के लिए डेटा कलेक्शन जो टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से उसे डेटा कलेक्शन करना है। इसके बाद उसमें डेटा कलेक्शन करने से पहले जो सैंपल कलेक्ट करता है, सैंपल कलेक्ट करने के लिए अगर उसने कोई क्वेश्चनर बनाया है तो क्वेश्चनर भी कैसा होना चाहिए, वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, मानक के अनुरूप होना चाहिए। इन सभी तकनीक का वो प्रयोग करता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेटा का कलेक्शन करता है, और उसके बाद सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर उसकी परिणाम की परिशुद्धता की व्याख्या करता है। जो भी उसका रिजल्ट आता है उसके आधार पर वो कह पाता है कि उसने किन किन तकनीकों का प्रयोग करते हुए डेटा कलेक्शन किया, और अपनी इस परिकल्पना को जांचने के लिए किन किन तकनीकों का प्रयोग किया, और जिस हद तक वह जो सत्य पाई जाती हैं उस हद तक उसे प्रूव करता है और उससे बताता है। वैज्ञानिक शोध किसी नियम, सिद्धांत या सामान्यीकरण के विकास पर बल डाला जाता है। ऐसे नियम,
सिद्धांत एवं सामान्यीकरण द्वारा उन तथ्यों एवं चरों के बारे में पूर्वकथन करने में काफ़ी मदद मिलती है जिनका अध्ययन किया जाने वाला है। नेक्स्ट है, शोध की कार्यविधि क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ एवं तार्किक होती है। शोध इस बात की भरपूर कोशिश करता है कि कार्यविधि में किसी प्रकार का पक्षपात, वाइजनेस ना हो या कोई पूर्व धारणा न आ पाए। इसके लिए शोधकर्ता एक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ डिजाइन तैयार करता है। जो रिसर्च डिजाइन होती हैं उनका भी एक अपना पैटर्न होता है, उसी को फॉलो करते हुए काम करना प्रारंभ करता है और उसके अनुसार चरों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसमें रिसर्चर बहुत सारी बातों का ध्यान रखता है कि सबसे पहले तो समस्या उसे किस तरीके से चूज करनी है, समस्या को चूज करने के बाद समस्या के समाधान के लिए जो उसका कह सकते हो टेंटेटिव जो सॉल्यूशन होता है, संभावित समाधान होता है, उसका निर्माण करता है। मतलब परिकल्पना का निर्माण करता है, हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। अब शोध की जो कार्यविधि आदि, जो मेथड्स, किन किन मेथड्स का उसे इस्तेमाल करना है, किन किन टूल्स का उसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें साइंटिफिक तरीके से वैलिड होनी चाहिए, प्रूफ होनी चाहिए। जो भी सैंपल लिया जा रहा है वो जो है वस्तुनिष्ठ हो और साथ ही साथ उसमें वैधता हो, विश्वसनीय हो, ये इम्पोर्टेंट है। और किसी भी तरीके से उसमें पक्षपात ना हो रहा हो, ना ही किसी तरीके की कोई पूर्व धारणा वहाँ पर लगाई जा रहा हो कोई। तो अगर इस तरीके का जो रिसर्च के परिणाम स्वरूप जो आंकड़े निकल के आते हैं, जो शोध कार्य का जो परिणाम निकल के आता है वो जो है साइंटिफिक तरीके से एकदम प्रूफ होता है, क्योंकि उसमें एक विशेष डिज़ाइन का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कुछ भी उसने कर दिया। तो ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान देना होता है, क्योंकि ये जो सिंपल तरीके हैं ये आपकी जब एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन तो आप उनको समझ जाते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ लिया वैसे ही आ जाए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि जो साइंटिफिक रिसर्च है वो क्या है, तो आप उसका आंसर आराम से दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, शोध में धैर्य की भी जरूरत होती है। एक अच्छा वैज्ञानिक को यह पूरा पता होता है कि संबंधित समस्या पर और लोग किस किस ढंग से शोध कर चुके हैं तथा जो आंकड़े का वह संग्रहण करने वाला है उसे पूरा समझने और विश्लेषण करके उसकी तकनीक क्षमता क्यों उसके पास होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि जो रिसर्चर होता है उसके लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी रिसर्च को कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में कंप्लीट नहीं की जा सकती। ये टाइम ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने जो है रिसर्च का टाइप किस तरीके का चुना है। अगर बात करते हैं एमफिल की, एमफिल में आपके पास 2 वर्ष का टाइम मिलता है। अगर कोई चाहे उसको 6 मंथ में कंप्लीट कर दे तो उसमें जल्दीबाजी में कंप्लीट तो हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे आंकड़े छूट जाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है ध्यान देना होता है कि पेशेंस रखना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो आपने शोध समस्या को चुना है वो भी बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपको अच्छी लगी वो आप चुन ली, लेकिन ज़रूरी है कि उसका डेटा भी मिल सकने वाला हो और उसमें सहयोग आपको मिल सकता है सोसाइटी से या नहीं मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जिस समस्या का समाधान आप करने जा रहे हैं उसका टाइप किस तरीके का है, जो शोध समस्या है वो क्या है, इसके बारे में अगली वीडियो में हम जानेंगे। पर सबसे बड़ी बात होती है कि समस्या का समाधान हमारे लिए आवश्यक हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है आत्मा परमात्मा वाले बातों में फंस जाएं और जो फिलोसफिकल जो टाइप की जो मैक्सिमम टॉपिक्स होते हैं जिनका आंकड़ा आसानी से नहीं मिल पाता, अगर उस टाइप की जो है शोध समस्याओं को ले लिया जाएगा तब बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है रिसर्चर के सामने। क्योंकि हमारे पास डेटा, जो समस्या तो चुनना एक आसान सी कड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है इसके बाद डेटा कलेक्शन के लिए। डेटा कलेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। हमारा जो लिमिटेशन होती है उस लिमिटेशन में ही हमें रह के पूरा शोध करना होता है। तो इन सब बातों को से ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसके बाद आता है कि शोध में शोधकर्ता अपने प्राप्त परिणाम और निष्कर्षों को एक खास ढंग से प्रस्तुत करता है ताकि पाठक जो भी उसे समझेगा, देखेगा, को किसी प्रकार के कोई संदेह, अस्पष्टता आदि से ग्रसित ना हो। वह शोध की समस्या, प्राकल्पना, डिजाइन आदि को एक विशेष प्रारूप में उपस्थित करता है जिससे उसके शोध के वैज्ञानिक स्वरूप की झलक स्पष्ट रूप से मिलती है। ये जो है यहाँ पर हमने बताया कि अगर जो भी रिसर्चर जो होता है
एक साइंटिफिक तरीके से एक डिज़ाइन में रह के ही काम करता है। ऐसा नहीं है कहीं भी चला जा रहा है, कैसी भी तरीके से जो उसे करना था अपनी मनमर्ज़ी से कर लिया, नहीं कर पाता है। एक पहले से प्री डिज़ाइन, जैसे कि आपने देखा होगा, एक ब्लूप्रिंट कह सकते हो कि एक ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट के अंतर्गत ही वो अपना काम करता चला जाता है। जब भी किसी बिल्डिंग को बनाना होता है किसी इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर को, तो वो क्या करता है, उसका सबसे पहले नक्शा बनाता है, ब्लूप्रिंट बनाता है, उसी के ऊपर जो है बड़ी से बड़ी बिल्डिंग तैयार करते चला जाता है। वो इधर उधर नहीं भागता, फिर उसी ब्लूप्रिंट के तहत सारा काम करता चला जाता है। तो यहाँ पर भी कह सकते हो कि रिसर्च करने से पहले वो अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेता है, और उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर अपने सारे जो भी उसे काम करने होते हैं वो वहाँ पर काम करता चला जाता है। ये है एक अपना साइंटिफिक रिसर्च को समझने का तरीका। आशा है कि ये जो वीडियो है, छोटा वीडियो है लेकिन आपके लिए उपयोगी है एग्ज़ाम की दृष्टि से और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आशा है कि जो वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।